हाँ तो फिर बच्चों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, लगातार क्लासेस दे रहे हैं। प्लेलिस्ट में क्रम से हमने ऐड कर दिया है तो भटकना नहीं पड़ेगा। आज हम बात करेंगे संक्रमण धातुओं का चुंबकीय गुण और रंगीन आयन किस प्रकार से बनाता है। चुंबकीय गुण का मतलब ये होता है कि भाई साहब कोई आपके पास प्रबल चुंबक है ना, और हम किसी पदार्थ को उस चुंबक के पास ले जाएं तो चुंबक से वो आकर्षित हो जाए, मतलब उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। या कोई पदार्थ चुंबकीय गुण कैसे प्रदर्शित कर रहा है, कोई चुंबकीय पदार्थ उसके पास लाया जाए और वो उस चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर ले, इसका मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में चुंबकीय गुण है ना, वो भी अणुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। वो कैसे समझेंगे, यहां पर हम डीप में बात करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को अंत तक देखना है। चलिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं आप सबको पता है, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, डी उपकोष में प्रवेश करता है, n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है और डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। अच्छा, इनमें 5 कक्षक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। कितने? 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक हम बना लेते हैं और इन 5 कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, तो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों जरूरी नहीं रहता कि सभी में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे जब हम बात करते हैं स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम में 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम बात करते हैं टाइटेनियम है ना, फिर वेनेडियम, तो इसमें 3D में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो चुंबकीय गुण होता है इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, क्योंकि ये अयुग्मित रूप से होते हैं। देखो, जैसे आप सबको पता है कि कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई कक्षक है, इस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक का चक्रण क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज, ये सबको पता है ना। एक आपका घड़ी के दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी चुंबक चुंबकीय गुण कब दर्शाएगा? जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके पीछे कारण बताता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रहता। यदि हम देखो भाई, आज तक किसी ने देखा नहीं लेकिन माना जाता है ये इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रहता, बल्कि इधर उधर क्या करता है? गति करता है। और हमने पढ़ा है कि आवेश गतिमान है तो उसमें चुंबकत्व का गुण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सबको पता है भाई, यदि आवेश स्थिर है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन कोई आवेश गतिमान है, इलेक्ट्रॉन पर भी जो चार्ज होता है ना, ऋणात्मक चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन अपने ही जगह कंपन करता है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। लेकिन जब वो कक्षक युग्मित है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं, ध्यान देना बच्चों, ये कक्षक है, कोई भी कक्षक हो सकता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। ऐसा नहीं है कि चुंबकत्व का गुण नहीं होगा, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। और प्यारे बच्चों, ये जो दूसरा है इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, लेकिन इनका डायरेक्शन विपरीत है। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये एक दूसरे के चुंबकत्व का मतलब चुंबकत्व के गुण को समाप्त कर देंगे। तो जब किसी भी डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे किसी कक्षक में, तो उसका चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं होगी। इसलिए केवल और केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही चुंबकत्व के गुण को हम परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि यदि कोई कक्षक अयुग्मित है, अयुग्मित मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन स्थायी तो होता नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी तो होता नहीं, यही माना जाता है वो कंपन कर रहा है। और हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि कोई आवेश यदि गति करता है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग के रूप में होता है और कंपन करता रहता है, कंपन करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों में हम बात करेंगे कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा,
जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा बच्चों, वही आपका है ना अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि चुंबकीय गुण को हम दो प्रकार से, एक तो होता है आपका प्रतिचुंबकीय, एक तो होता है आपका प्रतिचुंबकीय। ठीक है, दूसरा जो मुख होता है वो अनुचुंबकीय। क्या होता है? अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय का मान बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, जब इसका मान इसके चरम सीमा पर आ जाए, इसके चरम सीमा पर आ जाए, चरम सीमा, चरम सीमा का मतलब जानते हो कि किसी भी पदार्थ में अनुचुंबकत्व का गुण बहुत ज्यादा हो जाए, तब वो अनुचुंबकत्व नहीं कहलाएगा, उसमें अनुचुंबकीय गुण नहीं कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा लौह चुंबकीय। क्या कहलाएगा? लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय का मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकत्व का गुण ज्यादा उत्पन्न होता है। मैं आपको मेन फैक्ट बताता हूं, यह चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होने के पीछे का कारण है इलेक्ट्रॉन का कंपन होना। इलेक्ट्रॉन यदि कंपन नहीं कर रहा है, इधर उधर गति नहीं करेगा, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन किसी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों चुंबकीय क्षेत्र दोनों जनरेट करेंगे, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और वहां पर चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। क्लियर? यानी किसी भी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण की भी जब हम बात करेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण भी वो डिपेंड करेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए थोड़ा सा कहानी भी आप लोग लिखिए कि मुख्यतः दो प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं किसी भी पदार्थ में। एक तो होता है आपका प्रतिचुंबकीय और एक होता है अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से युग्मित होंगे, उनमें ना तो आकर्षित होने की क्षमता होगी, तो वो क्या होंगे? दूर जाने की कोशिश करेंगे, वो चुंबकीय क्षेत्र के पास में नहीं आएंगे। परंतु जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है आकर्षित होता है, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है वो आपका लौह चुंबकीय कहलाता है। ढंग से समझने की कोशिश करिए, मैंने यही बोला कि जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, चुंबकत्व का गुण बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जब उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया प्यारे बच्चों, तो उसमें चुंबकत्व का मान बहुत ज्यादा हो जाता, तो वो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाने लग जाता है। क्या कहलाने लग जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रॉन कंपन करता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, तो अनुचुंबकत्व के गुण का मान बढ़ता जाता है। प्रत्येक ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्रचक्रण कोणीय संवेग तथा कक्षीय कोणीय संवेग है ना से संबंध होता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किसके किससे? चुंबकीय आघूर्ण से, प्रचक्रण कोणीय संवेग से, है ना, कक्षीय कोणीय संवेग, इन सबसे संबंधित रहता है। अतः इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का निर्धारण उसमें उपस्थित अयुगलित मतलब अयुग्मित लिखो सब सबसे अच्छा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर के आधार पर किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण से क्वेश्चन आता है, म्यू बराबर, ये चुंबकीय आघूर्ण है, √n इंटू n माइनस वन, कि n+1 होता है सर, n इंटू n+1 होता है, n इंटू n+1 होता है। जहां n क्या है? जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और एक चीज और आप लोगों से हमेशा कहता है शिवराज सर कि प्यारे बच्चों ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सब चीज नोट्स में रहता है। शिव सर का भी सपोर्ट होता है और आपका भी प्यार भरा सपोर्ट होता है। नोट्स जो बच्चा लेना चाहता है मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लेना, 9685299149, 9685299149, 9685299149। ठीक है, ये आपका संगमण तत्वों का भौतिक गुण हुआ। कौन सा बच्चों? चुंबकीय गुण के बारे में। अब मैं थोड़ा सा इससे क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन आता है कि जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए आता है बच्चों। मैं आपको देता हूं चुंबकीय आघूर्ण के लिए क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखना, देखो भाई कैसे क्वेश्चन आ जाता है।
देखो चुंबकीय गुण के बारे में आएगा तो आप लोग तो बता ही दोगे कि चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, ये भी बता दोगे कि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिस कारण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। ये कारण आप लोग तथ्यात्मक चीज मैंने बता ही दिया। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण के लिए अच्छा मैंने जो सूत्र लिखा है ना बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा सूत्र गड़बड़ है ना, कुछ यहाँ पे सूत्र गड़बड़ है। ये सूत्र होता है n इंटू एन प्लस टू। चलो भैया सुधार लेना, n इंटू एन प्लस टू होता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण कितनी होती है? चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण। चलो सर आप लोगों को ध्यान देना है स्कैंडियम के बारे में। पहले आप स्कैंडियम के देखो, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन में 18 चला गया, फिर 3d है बच्चों, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। जब हम देखेंगे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 0 हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई, क्योंकि s का भी 2 चला गया, d का भी 1 चला गया, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। अब आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो n इंटू एन प्लस टू अंडर रूट लगा के, अब भैया n का मान यहां पर 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, तो चूंकि n बराबर 0 है, 0 आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि n बराबर 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां है ही नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है ही नहीं है भाई, तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हो कि इसका क्या होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है, ठीक है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है। चलो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का आप लोगों को बताना है। देखो भाई टाइटेनियम का पहले आप लोग देख लो, टाइटेनियम का होता है आर्गन है 18, ठीक है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में आपका 2 इलेक्ट्रॉन। जब 3 पॉजिटिव की बात करेंगे बच्चों, 3 पॉजिटिव यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो आर्गन के पास 18 हो गए, s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, d में 1 बचेगा, ठीक है, s में 0 हो गया, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई तो आप लोग यहां से म्यू का मान बता सकते हो, अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू। मतलब प्यारे बच्चों 1 1 धन 2 कितना हो जाएगा आपका? 2 1 3 1 कम 3, तो 3 रूट 3 का कितना मान होता है? 1.73, 1.73, ठीक है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए, हाँ भाई ये आप लोगों से वर्गमूल बनना चाहिए, रूट 3 का वर्गमूल निकालना। तो अभी हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, रूट 3 का वर्गमूल आपसे बनना चाहिए कि कैसे होता है, रूट 5 का वर्गमूल आपसे निकालते आना चाहिए। जिससे वर्गमूल निकालते नहीं आएगा तो फिर काम खत्म। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारे क्रिएटर पढ़ाए हैं भाई कि वर्गमूल कैसे निकाले, भाग बीज से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो ये सब चीज आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि भाग बीज से वर्गमूल कैसे निकाले, समझ रहे हो ना बबुआ। और एक आध एग्जाम्पल और आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा, सबसे अच्छा Mn2 पॉजिटिव, क्या बता दो? Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव ये चुंबकीय आघूर्ण, क्या? चुंबकीय आघूर्ण, क्या बच्चा? चुंबकीय आघूर्ण, ठीक। चलो चुंबकीय आघूर्ण बता दो। देखना Mn की बात करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 25 होता बच्चों। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 हो गया है ना, 3d 5 हो गया और 4s 2 हो गया। 2 पॉजिटिव में Mn2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो आर्गन में ही रहेगा, ठीक है, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 4s में 0 हो जाएगा, s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो n बराबर यहां पर बच्चों 5 हो गया, n बराबर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। चलो सर आगे बात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण n प्लस 2, ठीक है, यानी 5 धन 2, तो 5 सते 35, 5 सते 35, 36 होता है, तो 5.9 के आसपास आएगा, 5.9 के आसपास आएगा। ये चुंबकीय आघूर्ण है। तो चुंबकीय आघूर्ण वाला कहानी खत्म। आगे हम बढ़ते हैं भाई, रंगीन आयनों का बनना।
डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन कब बनाते हैं? चलो डीडी संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, बढ़िया सा आप लोग समझिएगा। पहले थोड़ा सा देखो कि जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है तो उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में होता है। जब उत्तेजन होता है तो भैया ऊर्जा क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, है ना। प्रकाश के आवृत्त के संगत जो अवशोषित करते हैं, तो कुछ के कुछ पूरक रंग होते हैं, उसे है ना अवशोषित नहीं करते बल्कि हमें दिखाई देता है। इसका मेन फैक्टर कुछ भी नहीं। सर इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझाओ, मजा आएगा बाबू। देखो यदि हम डी ब्लॉक के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? डी ब्लॉक के बारे में। तो डी में कितने कक्षक हैं जरा बताओ? तो क्या सर 5 कक्षक हैं। कितने कक्षक हैं? 5 कक्षक हैं। इसको 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं। कितने भागों में हम तोड़ सकते हैं? 2 भागों में तोड़ सकते हैं। देखना बाबूजी 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे? ये डी कक्षक है बच्चों, ठीक है। इसमें 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक। ये टूट करके 2 भागों में बंटता है, ठीक है। ये आपका 2 भागों में बनता है। ये कब 2 भागों में बनता है उसका भी कारण बताएंगे। अब जब 2 भागों में बनता है तो भाई ये निम्न ऊर्जा और ये उच्च ऊर्जा वाले कक्षक हो गए। इनका जब हम नाम देते हैं तो ये अपना है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो डी एक्स जेड और डी वाई जेड, मतलब 3 नाम होते हैं, ठीक है। गलत नाम ना होने पाए भाई, ठीक है। जेड एक्स थोड़ा समय पहले सही किया था, इस बार गलत कर दिया है ना। डी वाई जेड फिर डी जेड एक्स, मतलब एक्स से वाई चला, वाई से जेड चला, फिर जेड से एक्स चला। ये 3 कक्षक हो गए। 2 कक्षक यहां पर बच्चों, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये 2 कक्षक होते हैं। ये अपना बच्चों निम्न ऊर्जा का कक्षक होता है। क्या होता है? निम्न ऊर्जा का कक्षक होता है। और ये जो होता है ये उच्च ऊर्जा का कक्षक होता है। क्या होता है? एक उच्च ऊर्जा का कक्षक होता है। उच्च ऊर्जा का कक्षक होता है। अब यहां से यहां तक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को पहुंचना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लेनी पड़ेगी, वो भी दृश्य प्रकाश से। कहां से? दृश्य प्रकाश से एनर्जी लेनी पड़ेगी, दृश्य प्रकाश से, ठीक। जैसे कोई बिलियन ही हम बना रहे हैं, कोई बिलियन ही बना रहे हैं तो डी ब्लॉक के तत्व के पास कोई दूसरा संकुल आकर के जुड़ना चाहता है। सबसे पहली बात तो डी एक ऐसा अमीर व्यक्ति है जिसके बाद ढेर सारे कमरे होते हैं और कमरों में है ना किराया देने के लिए आतुर होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन आने के लिए जब कोशिश करेगा तो डी अपने आप में क्या होता है? व्यवस्थित होता है। क्योंकि देखो भाई आपके घर में खूब सारे कमरे हैं, जब खूब सारे कमरे हैं और आपको किसी को किराए में देना है, सपोज करो किराए में देना है, जब किराए में देना है तो कोई किराएदार आएगा तो आप क्या करोगे? कमरे की सफाई करोगे और उसको अरेंजमेंट करोगे कि इस कमरे को खाली कर दो, बाकी इधर उधर आप व्यवस्थित कर दो। तो यही चीज होता है कि जैसे ही मान लीजिए कोई अन्य पदार्थ आया और डी ब्लॉक के तत्व के पास आया, बोलता है भाई मैं तुमसे क्या करना चाहता हूं, है ना, संकुल यौगिक का निर्माण करना चाहता हूं। तो डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। निम्न ऊर्जा वाले अलग और उच्च ऊर्जा वाले अलग हो जाते हैं। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र तो रहता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कंपन करने के लिए कोशिश करता है, बोलता है तू अलग हो गया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा, मतलब निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न है लेकिन जाना कहां चाहता है? जहां अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। तो करेगा क्या? दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश का मतलब आप स्वतंत्र दिन में बैठे हो तो दृश्य प्रकाश आपके पास है। वो दृश्य प्रकाश से प्रकाश को अपनी ओर खींचता है, मतलब एनर्जी लेता है। तो दृश्य प्रकाश का भाई अवयवी रंग आप सबको पता है, बैजानी, हपी, नाला। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, नारंगी, लाल, ये सब चीज। येलो, पीला भी होता है।
तो जिस रंग को वो अवशोषित कर लेता है उसके पूरक में वो रंग हमें दिखाई देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकला यहां तक पहुंचा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला यहां तक पहुंचा तो दृश्य प्रकाश के कुछ रंगों को वो अवशोषित कर लिया और उसके पूरक रंगों को हम देख पाते हैं। पूरक रंग के लिए आप लोगों को एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाकर देता हूं। इसको आप क्या करो कि 6 भागों में बांटो। एक हो गया, दो हो गया, 3 हो गया। ठीक ठीक है सर। अब एक काम करो, इसको व्हाइट दे दो। ठीक, अब देखना बाबू, इसको कैसे बताएंगे हम। जैसे मान लीजिए ये आपका वॉयलेट है तो इसका येलो उल्टा होता है। ठीक है, ये ब्लू है, ब्लू है। ठीक है, मान लीजिए रेड है, ब्लू का ग्रीन होता है और रेड का क्या होता है भाई, रेड आर, रेड का ग्रीन होता है लगभग, रेड का ग्रीन होगा, रेड का ग्रीन होगा और ब्लू का ऑरेंज होगा, ब्लू का ऑरेंज होगा, ये होता है। ठीक है, एक बार मैं मिलान कर लेता हूं, नहीं तो फिर ब्लू का ऑरेंज, येलो का वॉयलेट, रेड का ग्रीन। हां, कहने का तात्पर्य यदि इलेक्ट्रॉन ने दृश्य प्रकाश से रेड कलर को उन्होंने ले लिया तो वो विलयन हमें ग्रीन कलर का दिखाई देगा, रेड कलर का नहीं दिखाई देगा, ग्रीन कलर का। ये पूरक रंग है या संपूरक, आर का पूरक ग्रीन है ना, येलो का वॉयलेट, ब्लू का ऑरेंज। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसी चीज को बोलते हैं हम डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण किसे कहते हैं बच्चा, डीडी संक्रमण किसे कहते हैं? जो आप लोग पढ़ते हो डीडी संक्रमण, क्या पढ़ते हो? डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण का मतलब है कि डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में ही चले जाएं या ऊर्जा लेकर के स्थानांतरित हो जाएं। मतलब डी कक्षक से एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जाना ही डीडी संक्रमण कहलाता है। और रंगीन यौगिकों का निर्माण होना यह डीडी संक्रमण के कारण ही संभव है। डी ब्लॉक के तत्वों में आक्सीकरण अवस्था हो, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था हो, रंगीन आयनों का यौगिक का निर्माण हो, उत्प्रेरकीय गुण हो, चुंबकीय गुण हो, इन सब में डीडी संक्रमण होता है। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल में नोट्स में भी 60 नोट्स रहते हैं, एकदम शाब्दिक रूप से जितना एग्जाम में लिखना है उतना ही बताया जाता है। बाकी आप लोग अपना बुक भी पढ़ते रहो। इसका मतलब ये नहीं कहूंगा कि भाई आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब हम पढ़ा दिए तो आप बुक नहीं पढ़ोगे, बुक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी छोटा सा वीडियो था आज का। रंगीन यौगिकों का निर्माण कैसे होता है ये मैंने आपको समझा दिया कि भाई किस तरीके से कि डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं तो दृश्य प्रकाश से रंग को अवशोषित कर लेते हैं, उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। ठीक है, वो पूरक रंगों का श्रेणी मैंने आपको यहां पर दे दिया है। ठीक, कहां गया बाबू कि भाई ये श्रेणी। अच्छा, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो बाबू थोड़ा सा आप लोगों को खोल लेना है और तैयार कर लेना है ना, कि भाई रंगहीन या रंगीन होता है, ये सब चीज आपको भाई दिया हुआ है। जैसे दो चार एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं एनसीईआरटी का, जो कि ऑब्जेक्टिव में और एनसीईआरटी के अलावा ऑब्जेक्टिव में दूसरा पूछेगा भी नहीं। ठीक है, वो कहां से आएगा? केवल एनसीईआरटी से। वो हम प्रयोग नहीं करा सकते, यहां पर हमारे पास लैब नहीं है, हम प्रयोग नहीं करा सकते, इतना ध्यान रखना। जैसे अपना क्वेश्चन है Fe2 पॉजिटिव, प्रायोगिक आधार पर ही इसको हम बता सकते हैं, बाकी ये हरा रंग होता है। ठीक है, आपके बच्चों एनसीईआरटी बुक में है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हो या कोबाल्ट आपका 2 पॉजिटिव हो, है ना। जो पहला है वो नीला रंग दिखाई देता है,
3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव आपका गुलाबी रंग दिखाई देता है। ठीक है, कैसा? गुलाबी हो जाता है। फिर अपना निकिल 2 पॉजिटिव है, निकिल 2 पॉजिटिव है भैया, ये हरा रंग दिखाई देता है। कैसा? हरा रंग दिखाई देता है। कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये आपका नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों Zn 2 पॉजिटिव है, ये आपका रंगहीन होता है, रंगहीन है। इसका पूछेगा ही नहीं, कभी पूछ देगा कभी भाई रंगहीन। और भी बहुत सारे हैं, है ना। मैग्नीज 3 पॉजिटिव है, बैगनी रंग का होता है। ठीक है, आपका बच्चों जैसे क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव ये बैगनी होता है, ये बैगनी होता है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव बैगनी होता है ना। वेनेडियम 2 पॉजिटिव भी बैगनी होता है। फिर आपका Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव भी बैगनी होता है। ठीक है, बैगनी से कई बार पूछा गया है। नीला, जैसे Cu2 पॉजिटिव नीला होता है ना, Cr2 पॉजिटिव भी नीला होता है। ठीक है, ये भी नीला होता है। क्रोमियम 2 पॉजिटिव भी नीला होता है। ठीक है, वेनेडियम 4 पॉजिटिव, वेनेडियम 4 पॉजिटिव भी नीला होता है। तो ये लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी इसको रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी 2 आप लोग प्रॉपर्टी आज तैयार कर लो। धीरे धीरे करके जो एग्जाम में पूछे जाते सारे टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे, कवर कराएंगे। बस प्यार भरा नमस्कार। आप सुख भी भैया थोड़ा शुभ कमेंट कर दिया करो, है ना। और जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं अभी तक, नोट्स जरूर लें, क्योंकि प्रॉपर तैयारी करना है तो नोट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।